हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू स्टडी विद पारुल। तो व्यूवर्स, हमने हमारे पार्ट 1 में पढ़ा था रैयतवाड़ी व्यवस्था का अर्थ, इसके लागू होने के कारण और इसके लाभ। अब आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएं। तो देखिए, इस व्यवस्था की क्या खास बातें थी, क्या विशेषताएं थी। एक तो इस व्यवस्था में जो थी वो पूरी भूमि पर राज्य का एकाधिकार होता था। ठीक है, इस प्रथा में राज्य व कृषक यानी कि किसान के बीच कोई मध्यस्थ ना होने से जो कंपनी थी या जो राज्य था और किसान था, वो डायरेक्ट, उनका रिलेशन कैसा होता था, डायरेक्ट होता था। इस व्यवस्था में भू राजस्व यानी कि जो लैंड रेवेन्यू था, उसकी राष्ट्रीय उत्पादन का 50 से 60% तक निर्धारित किया गया था। इस व्यवस्था में भूमि का जो स्वामित्व था वो किसानों को दिया गया था। वे कृषि भूमि का क्रय विक्रय खुद कर सकते थे, यानी कि इस व्यवस्था में उनको अधिकार था कि वे अपनी मर्जी से भूमि को बेच सकते थे और खरीद सकते थे। लेकिन इनकी एक शर्त थी, अगर वो जितना लगान तय किया गया था कंपनी ने, अगर वो उतना लगान नहीं दे सकते थे, लगान ना देने की स्थिति में कंपनी जो है वो भूमि उनसे जब्त कर सकती थी। अब है रैयतवाड़ी व्यवस्था के दोष, यानी कि इसमें कुछ कमियां भी थी। देखिए, इस प्रथा में दरें जो थी, जो कंपनी ने तय की थी, वो बहुत ज़्यादा थी और जो कंपनी थी वो समय समय पर क्या करती थी, दरें बढ़ा देती थी, जिससे कि जो किसान है उनको दे नहीं पाता था। इस कारण से क्या हुआ, किसानों का शोषण होने लगा। बाद में कंपनी के जो भू राजस्व अधिकारी होते थे वो ही क्या बन गए, किसानों की या जमींदारों की भूमिका खुद ही निभाने लगे, जिससे कि किसानों का शोषण जो था वो बढ़ता गया और जो पुरानी भारतीय भू व्यवस्था थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई थी। कंपनी ने भूमि सुधार के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया, यानी कि जो किसान थे उनको भू स्वामित्व तो दे तो दिया, लेकिन सिर्फ खुद के फायदे के लिए। ना तो किसानों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई, ना ही कंपनी ने किसानों को कोई तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई।